जनता का इतिहास, जनता की भाषा में क्रेडिबल हिस्ट्री। नमस्कार। तो गांधी हत्या षड्यंत्र की इस 5वीं कड़ी में हम देखेंगे 20 जनवरी की बाद की घटनाओं का। पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गांधी हत्या षड्यंत्र विफल हुआ और उसके बाद मदन लाल पाहवा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गांधी जी ने कोई खास असर नहीं लिया। बाद में जब सभा अपने आप चलती रही, चल रही थी वैसे चलती रही। बाद में जब लोगों ने बधाइयां दी तो उन्होंने कहा कि मुझे सच में पता नहीं चला था कि कोई बम विस्फोट हुआ है, मुझे लगा था ऐसे ही कोई छोटी मोटी भगदड़ होगी। और उन्होंने कहा कि बधाई मुझे तब दीजिएगा, वीरता का काम तब होगा जब सामने से मुझे कोई गोली मारे और मैं बिना डरे बिना हिचके हे राम कहते हुए आखिरी सांस लूं, तब आप मुझे बधाई दीजिएगा, तब ये वीरता का मामला होगा। ये तो मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए वीरता का कोई मामला मुझे लगता नहीं है। इसके अलावा एक घटना और हुई। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि कुछ लोगों की ये शरारत होगी, रिफ्यूजियों की शरारत होगी। तो गांधी ने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आता, ये किसी रिफ्यूजी की, किसी एक व्यक्ति की शरारत नहीं है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। गांधी बिल्कुल सही थे और पुलिस को भी इतना तो समझ में आना चाहिए था कि ये किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं था। मदन लाल पाहवा जब गिरफ्तार हुआ तो उसने विष्णु करकरे का नाम तो लगभग स्पष्ट बताया। इसके अलावा उसने नाथूराम गोडसे का सीधे नाम तो नहीं बताया, लेकिन यह बताया कि मराठी में एक अखबार निकलता है, उसका संपादक है। अब आप देखिए, अगर पुलिस चाहती तो इतना मुश्किल काम नहीं था। नाथूराम गोडसे का जो अखबार था, अग्रणी जो अखबार था, जो बाद में हिंदुस्तान नाम से छपने लगा, उस अखबार पर 2-2 बार प्रतिबंध लग चुका था, उस पर सजा हो चुकी थी और वो हिटलिस्ट में था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड था। तो पुणे के अखबारों की अगर छानबीन की गई होती, उसके संपादकों की छानबीन की गई होती, तो नाथूराम गोडसे तक पहुंचना आसान नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि 1947 से ही लगातार पीपल्स एज नाम का जो अखबार था, कम्युनिस्ट पार्टी का जो अखबार हुआ करता था, वो इस बात को कह रहा था कि गांधी हत्या का षड्यंत्र चल रहा है और उसमें वो कुछ लोगों के नाम भी ले रहा था। वो बाकायदा दिल्ली पुलिस के जो डीएसपी थे उनके बारे में कह रहा था कि उनकी गांधी को बचाने में कोई रुचि नहीं है और ये सारी बातें वो कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों इन सारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपको मैंने ये भी बताया था कि बिड़ला हाउस का जो नौकर था छोटू राम और एक महिला सुलोचना, उसने लोगों को भागते हुए देखा था और मदन लाल पाहवा को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा वह फिर आएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इतने इशारे पर्याप्त होने चाहिए थे गांधी हत्या षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए और षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के लिए। इसके आगे बताऊं कि मदन लाल पाहवा ने बहुत गोलमोल जवाब दिए, लेकिन इतना तो किया ही कि जिस होटल में, जिस कमरे में ये लोग रुके हुए थे सीपी के, उस होटल के उस कमरे तक ले गया, जहां उसके जाने से पहले निश्चित रूप से नाथूराम गोडसे वगैरह वहां से निकल चुके थे, लेकिन वो उस कमरे तक तो उनको ले ही गया। और जब उस कमरे में ले गया तो वहां पर जल्दीबाजी में नाथूराम गोडसे अपना एक कपड़ा छोड़ गया था, जो कपड़ा उसने ड्राई क्लीन करने के लिए दिया था, और उस कपड़े पर एनजी लिखा हुआ था, नाथूराम गोडसे का एनजी लिखा हुआ था। यही नहीं, वहां से हिंदू महासभा के जो लाहिड़ी साहब थे उनका एक पर्चा भी मिला। वो पर्चा लिखा हुआ था, जब गांधी ने अपना उपवास खत्म किया तो उन्होंने, आशुतोष लाहिड़ी ने एक पर्चा निकाला था, उस पर्चे में लिखा था कि हमने इस बात पर सहमत नहीं दी है कि हम ऐसा कोई कदम, हिंसा का कदम नहीं उठाएंगे। यानी यह भी क्लियर था कि इनका हिंदू महासभा से संबंध है। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि पुलिस ने आशुतोष लाहिड़ी से इस तरह की कोई पूछताछ नहीं की, कि वरना आशुतोष लाहिड़ी शायद बता सकते थे पूछताछ में कि कौन कौन महाराष्ट्र से गांधी को मारने के लिए आया था। तो पुलिस की जो पूरी जांच का मामला अगर आप देखेंगे तो बहुत लष्टम पष्टम मामला चलता रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पुलिस के अंदर ऐसे लोग थे जो गांधी को शायद मारना चाहते थे या बचाना नहीं चाहते थे, या ऐसे लोग थे जो षड्यंत्रकारियों के साथ थे, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली मुंबई पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी, सबूतों की अनदेखी और इन सारी चीजों का एक लंबा सिलसिला चला, जिसकी वजह से गांधी हत्या के पहले गांधी हत्या के षड्यंत्रकारियों को नहीं पकड़ा जा सका।
अब सारे लोगों को भागना था, हत्या तो असफल हो गई थी, तो सारे लोगों को भागना था। अब जब भागना था तो क्या करते, रेलवे स्टेशन जाते, फटाफट फ्लाइट लेना तो संभव था नहीं। तो विष्णु करकरे ने यह डिसाइड किया कि वो मदन लाल पाहवा की लीगल सहायता के लिए कुछ दिनों तक दिल्ली में रुकेगा, बाकी सारे लोगों को वापस जाना था। तो नाथूराम गोडसे और जो आपका आप्टे था, ये लोग फर्स्ट क्लास में बैठ के, और भड़गे और उसका नौकर थर्ड क्लास में बैठ के पहले ही दिल्ली से निकल गए। गोपाल गोडसे रात में रुका रहा। अगले दिन विष्णु करकरे उसको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से छोड़ने गया। उसको लगा कि शायद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ भाड़ हो, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चलते हैं। लेकिन संयोग देखिए कि पुलिस मदन लाल पाहवा को लेकर उसी समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची जब गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे वहां पर नाश्ता कर रहे थे। पुलिस ने मदन लाल पाहवा को जो मुंह था वो कंबल से छुपा दिया था, और इतनी जगह थी कि वो देख के बता सके, और उससे कहा कि अगर तुम्हें दिख रहे हो षड्यंत्रकारी तो बताओ। मदन लाल पाहवा का कहना है कि उसने देख तो लिया था दोनों को, विष्णु करकरे को भी और गोपाल गोडसे को भी, लेकिन उसने जानबूझकर बताया नहीं और गोपाल गोडसे वहां से निकल गया। अच्छा, गोपाल गोडसे का बड़ा मजेदार किस्सा है। पहले तो वो यहां बचा, उसके बाद दादर रेलवे स्टेशन पर उसने जो अपने हथियार थे वो होल्डाल में डाल दिए थे और एक बैग था। तो दादर रेलवे स्टेशन पर एक पुलिस वाले ने उसकी ऐसे ही जांच की, लेकिन उसका होल्डाल नहीं देखा। अगर होल्डाल देख लिया होता तो शायद गोपाल गोडसे उसी दिन पकड़ा गया होता। तो गोपाल गोडसे फिर दादर से अपना पुणे से किरकी जाकर, उसने, आपको मैंने बताया था कि नौकरी से बाकायदा छुट्टी लेकर आया था, तो अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और सामान्य जीवन जीने लगा। भड़गे भी पुणे पहुंच गया, हालांकि अपने घर नहीं गया वो, और वो भी आराम से भागा भागा रहा। उसका नौकर शंकर किस्तैया तो था ही। नाथूराम गोडसे और विनायक आप्टे के बारे में मैंने बताया कि ये लोग भी ट्रेन से निकल गए। इधर मदन लाल पाहवा की लगातार पूछताछ होती रही। विष्णु करकरे ने बहुत कोशिश की मदन लाल पाहवा के लिए वकील करने की, लेकिन हिंदू महासभा के लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि भैया मदन लाल पाहवा की हम कोई लीगल सहायता नहीं कर सकते हैं। अंत में उसके रिश्तेदारों की सहायता से एक मेहता पूर्ण चंद करके एडवोकेट थे, उन एडवोकेट को के हाथ ये केस सौंपा, और वो केस सौंप कर वो दिल्ली से पुणे आया। लेकिन दिल्ली से पुणे वो सीधे नहीं आया, अहमदनगर इसको जाना था तो सीधा नहीं आया, बहुत घूम घूम के आया। दिल्ली से वो मथुरा गया, मथुरा में एक रात रुका होटल में जहां अपना नाम वीएम व्यास बताया, वहां से इटारसी गया, इटारसी से कल्याण गया, और कल्याण में से वो थाने गया, और थाने में अपने एक दोस्त जोशी के पास वो रुका। ये जोशी का कैरेक्टर याद रखिएगा, ये बार बार आएगा। वहां से उसने जोशी के बेटे बसंत को भेजा सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस एक टेलीग्राम करने के लिए। मतलब जहां वो रुका हुआ था वहां से, जो मैंने आपको बताया कि थाने में रुका हुआ था, तो थाने से उसने नहीं भेजा, उसने भेजा मुंबई से, जो वहां से 20 मील दूर था, और आप्टे के घर पे एक तार भिजवाया, बोथ कम इमीडिएटली, व्यास। तो ये जो नकली नाम था व्यास, इसको जानते थे आप्टे और गोडसे। अब ये दूर से क्यों भिजवाया? ताकि पुलिस को यह पता ना चल सके अगर पकड़ा भी जाए कि वो थाने में है। पूरा मामला यह था कि उसने तार भेजा, आप्टे की पत्नी को तार मिला, उसने गोपाल को दे दिया। गोपाल ने वहां से पहली ट्रेन पकड़ी। पहली ट्रेन पकड़ के वो मनोरमा साल्वी से पहले संपर्क में आया, फिर जोशी के संपर्क में आया, और वहां पर उसने तीनों लोगों की मुलाकात करवा दी। एक किस्सा तो ये कि जैसा मैंने बताया, मदन लाल पाहवा जेल में था, पुलिस जांच कर रही थी, गोपाल गोडसे अपने घर पहुंच गया। ये चिट्ठी पहुंची तो वो आया, उसने आप्टे, नाथूराम गोडसे और विष्णु करकरे को मिलवा दिया, और फिर वो अपनी नौकरी करने के लिए निकल गया। अब आपको याद होगा डॉक्टर जैन का नाम। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर जैन जो थे, मदन लाल पाहवा को उन्होंने काम दिलाया था, और मदन लाल पाहवा ने उनको बताया था कि हम गांधी हत्या षड्यंत्र के लिए जा रहे हैं। उन्होंने जयप्रकाश नारायण से मिलने की कोशिश की थी, ये बताने के लिए, उनको बहुत सीरियसली लिया नहीं था। लेकिन जब इस घटना की खबर अखबारों से पहुंची और मदन लाल पाहवा की गिरफ्तारी की भी खबर पहुंची,
तब डॉक्टर जैन को लगा कि अब तो किसी गंभीर आदमी को यह बात बतानी पड़ेगी, यानी कि ये जो गांधी हत्या का षड्यंत्र है वो कोई बच्चों का मामला नहीं है, बहुत गंभीरता से कुछ लोग बापू की हत्या की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर जैन साहब जो थे वो पहले सरदार पटेल के पास पहुंचे। सरदार पटेल उस समय मुंबई में आए हुए थे। डाया पटेल जो उनके लड़के थे उनके घर रुके हुए थे, लेकिन जब तक जैन साहब पहुंचते सरदार पटेल एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। फिर उनको लगा क्या करें, तो उन्होंने कोशिश किया। उस समय बॉम्बे और गुजरात प्रांत एक ही हुआ करता था। उसके जो मुख्यमंत्री थे बीजी खरे, बाल गंगाधर खेर, उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। खेर से उनकी मुलाकात हुई और वहीं पर उनकी मुलाकात मोरारजी देसाई से हुई, जो कि गृह मंत्री हुआ करते थे। मोरारजी देसाई ने उनको समय दिया और जितना कुछ के जानते थे वो सब मोरारजी देसाई को उन्होंने बता दिया। अब कोई सोच सकता है कि जो जैन साहब थे, डॉक्टर जैन, प्रोफेसर जैन, वो पुलिस में जाने की जगह गृह मंत्री के पास क्यों गए। उसका कारण ये था कि ये इतनी बड़ी घटना थी कि उनको लगता था कि वो टॉप लेवल पे पहुंचा दें और वहां से ही पुलिस को डील करें। और हुआ भी यही। देसाई साहब जो थे, मोरारजी देसाई, उन्होंने उनको जमशेद नागरवाला जो डीएसपी था उनसे मिलवा दिया और डीएसपी को उन्होंने अपनी बात बताई। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि जैन साहब का बयान दर्ज नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद नागरवाला ने एक काम जरूर किया कि सावरकर के घर पर पहरा लगा दिया। गांधी हत्या के तुरंत बाद सावरकर के घर पे पहरा लग गया। इधर गोडसे ने एक डिसीजन ले लिया था। उसके समझ में आ गया था कि दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के इतने बड़े षड्यंत्र को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए लौटते हुए उसने रास्ते में ही इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया था आपटे से कि अभी तक ये जो षड्यंत्र चल रहा था इसके नेता तुम थे, लेकिन आगे से जो कुछ भी होगा वो मैं करूंगा। अब मैं अपने हिसाब से गांधी हत्या की प्लानिंग करूंगा। मुंबई पहुंच के इन लोगों ने, एक होटल था एल्फिस्टन एनेक्सी, उस होटल में विनायक राव एंड फ्रेंड के नाम से एक कमरा बुक किया और गोडसे तो फिर वहां से चला गया। जो आपटे था वो अपनी प्रेमिका मनोरमा साल्वी के साथ 1.5 दिन तक उस होटल में रहा। ये सब मैं डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूं कि गांधी हत्या के बाद जब गिरफ्तारियां हुई तो ये सारी जो चीजें थी, जो सबूत वो छोड़ते जा रहे थे होटलों में रुक के वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें काम आई। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि गांधी की हत्या के बाद तो गिरफ्तारियां बड़ी तेजी से हुई, लेकिन वही पुलिस गांधी हत्या के पहले इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाई कि ये हत्यारे, ये षड्यंत्रकारी गिरफ्तार होते और गांधी की जान बच जाती। उधर जब एक बार हमला हो गया तो यह चिंता शुरू हुई कि गांधी के लिए सुरक्षा की जरूरत है। सरदार पटेल खुद आए, गांधी से उन्होंने बात की। अंदर बिरला हाउस के सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। काफी सारे सादे वेश में काफी सारे पुलिस वाले वहां पर रखे गए। एक डीएसपी को वहां रेगुलर रहने को कहा गया। लेकिन यह बात गांधी ने मना कर दी कि जो भी लोग आते हैं उनकी जांच हो। गांधी ने कहा यह संभव नहीं है और यह अच्छा भी नहीं है कि मैं प्रार्थना सभा कर रहा हूं और प्रार्थना सभा में जो लोग प्रार्थना सभा सुनने आ रहे हैं उन लोगों की शारीरिक जांच करवाई जाए। गांधी अपनी प्रार्थना सभा को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल थे। आप जानते हैं, वो चाहे नोवाखली रहा हो, चाहे वो कश्मीर रहा हो, चाहे कहीं भी वो रहे हों, प्रार्थना सभाएं आमतौर पर गांधी कभी मिस नहीं करते थे। तो जब यह कहा गया कि प्रार्थना सभा में जो लोग आते हैं सबकी जांच की जाएगी, तो गांधी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, प्रार्थना सभा एक पवित्र जगह है और वहां जो भी आता है उसको आने दिया जाए, चाहे मेरी हत्या हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी डर से मैं प्रार्थना सभा में आने वालों की जांच की अनुमति नहीं दूंगा। इस बात को समझना चाहिए। जो अहिंसा गांधी की बार बार कही जाती है, गांधी की अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। उस अहिंसा का पालन करने के लिए आपको हर तरह के भय से, हर तरह के डर से मुक्त होना पड़ता है। गांधी ने एक जगह लिखा है कि जैसे हिंसा की प्रैक्टिस करने वालों के लिए, जो लोग हिंसा का अभ्यास करते हैं, उन लोगों के लिए
मारना सीखना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही जो लोग अहिंसा की प्रैक्टिस करते हैं उनको मरने की कला सीखना होता है। जो हिंसा की बात करता है वो आर्ट ऑफ किलिंग सीखता है, जो अहिंसा की बात करता है वो आर्ट ऑफ डाइंग सीखता है। और आगे एक जगह वो लिखते हैं कि आर्ट ऑफ डाइंग क्या है? आर्ट ऑफ डाइंग इज अ कोरोलरी टू आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जिंदगी से ऐसी बेपनाह मोहब्बत, एक एक क्षण को मानीखेज तरीके से जी लेने का ऐसा नशा, ऐसी जिद कि मौत का डर ही खत्म हो जाए। तो एक तरफ वो हत्यारे थे जो 80 साल के 78 साल के बूढ़े को मारने के लिए परेशान थे, और उनका अपना डर था कि पहली बार बंदूक दूसरों के हाथ में थमा दी और खुद भीड़ में थे क्योंकि बच जाना चाहते थे। और दूसरी तरफ गांधी थे जो हत्या के एक प्रयास के बाद भी, और यह जानने के बावजूद कि एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, अपनी प्रार्थना सभा में जो लोग आते थे किसी भी तरह से उनकी सुरक्षा जांच के लिए तैयार नहीं थे। धर्म और धार्मिकता की बात होती है। जिस व्यक्ति के लिए अपनी प्रार्थना सभा इतनी पवित्र हो, सोचिए अपने धर्म को लेकर उसे कितना प्रेम और स्नेह रहा होगा। खैर, उधर पुलिस की जांच भी चलती रही। मैं तो कई बार सोचता हूं कि अगर मान लीजिए दिल्ली पुलिस सीधे पुणे फोन लगाती और कहती, भैया तुम्हारे यहां कोई अखबार का संपादक है जो षड्यंत्र का सरगना है, बताओ कौन हो सकता है, तो पुणे पुलिस जो गोडसे को और बाकी लोगों को बड़े आराम से जानती थी, अगर वो ऐसे भी जांच करती कि कौन कौन से संपादक उस दिन शहर से बाहर थे, तो भी शायद विनायक गोडसे और आप्टे का नाम सामने आ जाता। लेकिन सरकारी तरीका, 2 अधिकारियों को भेजा गया बंबई और दोनों अधिकारियों को बंबई में कोई भाव नहीं मिला। दिल्ली पुलिस अपने तरीके से काम कर रही थी, बंबई पुलिस अपने तरीके से। नागरवाला साहब ये मान के बैठे हुए थे कि ये जो है कोई बहुत अखिल भारतीय षड्यंत्र का हिस्सा है। जो दिल्ली में टीएम संजीवी साहब थे, वो उनकी अपनी अलग थ्योरी थी। नागरवाला साहब पता नहीं कहां से एक थ्योरी लेके आए थे कि गांधी हत्या का मामला नहीं है, ये लोग गांधी का अपहरण करना चाहते हैं। संजीवी साहब यहां जो मदन लाल पाहवा से पूछताछ हुई थी उसके आधार पर जांच करना चाहते थे। मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको अगर दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जांच कैसे हुई थी। बंबई सीआईडी के एक डीआईजी थे यूजी राणा साहब, जो उस समय दिल्ली आए हुए थे। संजीवी साहब ने क्या किया, जो दिल्ली के संजीवी साहब थे पुलिस प्रमुख, उन्होंने जो मदन लाल पाहवा का बयान था उसकी एक उर्दू कॉपी और एक अंग्रेजी कॉपी, ये दोनों उनको दी। और मैं क्या बताऊं आपको कि उनको ये कॉपी देके उन्होंने कहा कि तुरंत आप बंबई पहुंचिए इसको लेके और नागरवाला को ये दीजिए। हुआ ये था कि पहली बार जिन 2 लोगों को भेजा गया था वो उर्दू में ही लेके गए थे और बंबई में उर्दू पढ़ पाने वाले लोग कम थे, इसलिए वो बयान उनके समझ में नहीं आया कि क्या है। तो इन्होंने कहा आप लेके पहुंचिए। अब होना क्या चाहिए था कि 24 तारीख को ये उनके हाथ में मिला, वो फ्लाइट पकड़ते, 2 घंटे में 3 घंटे में बंबई पहुंच जाते और ये बयान जो थे वो बंबई पुलिस के हाथ में आ जाते और बंबई पुलिस इस तरह से काम करती। अगर आप अपना जरा सा भी दिमाग लगाएंगे तो साधारण से साधारण आदमी यही निर्णय लेगा। लेकिन साहब, जिन राणा साहब की बात थी, उन्होंने ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन भी कौन सी पकड़ी, वाया इलाहाबाद पकड़ी। सरकारी दौरे पे बंबई से दिल्ली आए थे तो सोचे चलो इलाहाबाद में गंगा स्नान भी कर सके। उनके समझ में नहीं आया कि गांधी हत्या, या उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की कि गांधी हत्या जैसे बड़े षड्यंत्र में उनकी ये लापरवाही कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो साहब वो इलाहाबाद गए, इलाहाबाद उन्होंने डुबकी लगाई, इलाहाबाद से दूसरी पैसेंजर ट्रेन ली और खरामा खरामा बंबई कब पहुंचे, बंबई तब पहुंचे जब गांधी हत्या का दिन नजदीक आ चुका था। इस तरह से पुलिस जांच चल रही थी। अगली कड़ी में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 26-27 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक हत्यारों ने क्या क्या तैयारी की, कैसे गांधी हत्या के लिए वो तैयार हुए, और कैसे हमारी दिल्ली और बंबई की जो पुलिस थी आपसी खींचतान में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। 20 जनवरी की घटना में मदन लाल पाहवा की गिरफ्तारी के बावजूद अगले 10 दिन तक पुलिस
उठापटक करती रही, लेकिन एक भी षड्यंत्रकारी गिरफ्तार नहीं हो पाया और अंततः नाथूराम गोडसे गांधी की हत्या करने में सफल हुआ। इन सारी डिटेल्स के साथ 2 कड़ियां मैं इसकी और करूंगा, इंतजार कीजिए। बीच बीच में कुछ और भी वीडियोस आ सकते हैं। आप लोग जिस तरह से वीडियो देख रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसका बहुत आभार।